बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने टाइम दिया था कि भारत इस बीच में अटैक कर सकता है और कोई मुसद्दका उनके पास इंटेलिजेंस की इतलात है, तो अगर उन पर भरोसा किया जाए तो उसमें से 24 घंटे गुजर गए। 36 घंटे का उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है। यानी 2 रातें ऐसी हैं जो खतरनाक हैं, एक गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है और एक आज की रात है। क्या भारत आज की रात हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात हैं, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है या उनका दावा है कि यह खबर बिल्कुल ठीक है, भारत बिल्कुल अटैक कर सकता है और ऑपरेशंस कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज़ में और हमले कर सकता है। तो इसमें और ये दिलवाई गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। वैसे तो वो कोई संजीदा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत संजीदा नौइयत की है और उनका पोर्टफोलियो बहुत संजीदा नौइयत का है, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। तो आज रात भारत की जानिब से हमले का शदीद खतरा हो सकता है। ये हमला भारत कहां कर सकता है, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 तरह की सरहद है। एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो एरिया है जहां पे सख्त कवानीन है, यानी यहां पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहां से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहां पे लड़ाई नहीं हो सकती। यहां पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहां पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती है या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाएं, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती है या इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये 3 तरह की बाउंड्री है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पे तो मैंने आपको बता दिया। जो वर्किंग बाउंड्री है वहां की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है, जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। भारत ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां पे रखी हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक वो 7 से 8 लाख है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 लाख है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत की फौज और भारत का असला वहां पे मौजूद है। अब कुछ जो सैटेलाइट के जरिए से इमेजेस भी आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि नकलो हरकत जो है वो फौजी नकलो हरकत हो रही है, यानी फौजी साजो सामान मूव किया जा रहा है और फौज की नकल मकानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पाकिस्तान का जो सबसे बिजी बॉर्डर बनने जा रहा है आजकल के दिनों में, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, या पाकिस्तान का जो इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर है, मशरकी बॉर्डर, वो अब ज्यादा बिजी एरिया है। नादरीन, पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो दोनों बोंगियां मार रहे हैं, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत की जाने से कभी एक के बाद एक शुरली छोड़ी जाती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी वो कहते हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लग गई हैं, कभी वो कहते हैं कि एटीएम के अंदर पैसे खत्म हो गए हैं, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीजों के बारे में भारतीय मीडिया एक खौफ फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की अंदर की खबरें निकाल कर ले आता है। यानी मैं वो काले चैनल को देख रहा था, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट इसको बैक करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी सरपरस्ती करती है इस चैनल की। तो ये जो काला चैनल है इसके ऊपर खबरें ये तक दी गई कि नरेंद्र मोदी को इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने क्या कहा वो उनको काले चैनल को पता है, इंडियन चैनल्स को नहीं पता। यानी इंडियन मीडिया भी अहम तरीन मुलाकातों के बाद खबर के लिए प्रेस रिलीज का मुंतजर रहता है। वो 4-5 बंदों की बात होती है, बाहर निकलती नहीं, लेकिन काले चैनल को पता चल जाता है। ये एक्चुअली खबरें नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा की एक वॉर है। जब भी 2 मुल्कों के बीच में लड़ाई होती है तो अलग अलग फ्रंट होते हैं ना, तो एक वॉर साथ में प्रोपेगेंडा वॉर चल रही होती है जिसमें बता रहे हो ये शुरू से है, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, और अक्सर पुराने दौर से लेकर अब तक कि जनाब वहां पे आपको शिकस्त हो गई, यहां पे हमें जीत हो गई। ये बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन का हौसला टूटे। ये बात फैलाई जाती है कि दुश्मन का फलाना बंदा भी हमने मार दिया है, फलां जगह पे हमें कामयाबी हो गई है, फलां मार्के पे हम जीत गए हैं। तो इससे जो है वो हौसला बढ़ता है अपनी फौजों का और दुश्मन की फौजों का हौसला कम होता है। अब ये प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलेगी तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती रहेंगी जो गैर मुसद्दिका होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से वही चीजें आपको बताऊंगा जिनके सबूत मौजूद हो, या जो चीजें जो हैं वो कॉमन सेंस की कसौटी पे कम से कम पूरी उतरती हों और जिनके शवाहिद नजर आ रहे हो, और नहीं तो फिर दोनों तरफ का जो दावा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर तो
खुदा ना खास्ता जंग वाली सूरत होती है तो। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग के वाकयात हुए हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं, फायरिंग के वाकयात हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुए हैं। दोनों तरफ से कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई शहादतों की, हलाकतों की कोई इतला नहीं है, कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय और पाकिस्तानी स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो मुख्तलिफ विजुअल्स दिखा रहा है। भारतीय दिखा रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्टें खाली करवा दी हैं, उनको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में हम ये दिखा रहे हैं कि भारतीय चेक पोस्टें हमने खाली कर दी हैं, तबाह कर दिया है। दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इमरान खान साहब ने कल कहा था। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं। दोनों के बहुत बड़े तगड़े अमीर मुल्क नहीं है। दोनों ममालिक को अपनी आवाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर एक जंग में जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। कितना पैसा खर्च हो जाएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं। अब सवाल यह है कि इस वक्त भारत एक लड़ाई की तरफ जा रहा है, वो जारहाना मूड में है, और पाकिस्तान जो है वो मुजामत के मूड में है कि जी ठीक है, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जारहियत नहीं हम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर हम मुजामत करेंगे, और मुजामत ऐसी करेंगे कि फिर सारे याद रखेंगे। अब भारत की ये कोशिश होती है कि लड़ाई फैल जाए। अगर देखिए वर्किंग बाउंड्री पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत को कोई बड़ा नुकसान हो गया, या भारत को कोई वहां शर्मिंदगी उठानी पड़ गई जैसे पहले वो उठाता रहा है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि फुल स्केल वॉर के ऊपर ले जाए, हर जगह के ऊपर लड़ाई छेड़ दे। क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, उनके हथियार ज्यादा है, उनका बजट ज्यादा है, तो वो ज्यादा बड़े पैमाने पर दूर तक लड़ाई को ले जा सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। पाकिस्तान ना तो लड़ाई में पहल करेगा और ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि कोई फुल स्केल लड़ाई हो। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूं, भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेरिका ने हाल ही में भी बताया कि अमेरिका ने जो जंग लड़ी है ना दहशतगर्दी के खिलाफ 9/11 के बाद, उस जंग में अमेरिका ने 8,000 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। 8 ट्रिलियन डॉलर्स ये उन्होंने खर्च किए हैं, 8,000 अरब डॉलर्स। इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें, पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए कई मुल्कों की विजिट करता है। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो है वो चाइना का और जो सऊदी अरब है उनका है, और एक यूएई का है, और इन्होंने 2-2, 3-3 अरब डॉलर दिए हुए हैं पाकिस्तान को। तो यहां से आप 1 अरब डॉलर की कीमत का अंदाजा लगाएं तो 8,000 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने जंगों के अंदर झोंक दिया। तो जंग बहुत महंगी होती है, फौज को रखना उतना महंगा नहीं होता। 9/11 के बाद अमेरिका ने यह किया, और उसमें कुछ उसने लड़ाई लड़ी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। 8,000 अरब डॉलर का उनका खर्चा हो गया। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त का बजट है, जो दिफाई बजट है, वो 10.2 अरब डॉलर का है। भारत का जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान से 8-9 गुना ज्यादा है। यानी वहां पे 86.1 अरब डॉलर्स का बजट है। एक तरफ 10 अरब डॉलर, एक तरफ 86 अरब डॉलर। तो ये इतना बड़ा फर्क है पाकिस्तान के और भारत के दिफाई बजट में। लेकिन अगर जंग शुरू हो जाती है तो यह खर्चा बहुत बढ़ जाता है, फिर बात इस बजट से आगे निकल जाती है। फिर जंगी बुनियादों पे फैसले होते हैं ना, आपको हथियार चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है, नई चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है, बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है, आप लॉबिंग करते हैं, बहुत सारा पैसा आपका अंधाधुंध खर्च होता है। तो जंग का बिजनेस जो है वो बड़ा फायदेमंद बिजनेस भी है, जो लोग इसके बिजनेस को समझते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा पैसा बनाया। जब ये अफगानिस्तान के अंदर 2 दफा जंग हुई है तो पाकिस्तानी जर्नैलों ने, पाकिस्तान के जो लोग वहां कबायली इलाकों में रहते हैं, जिन्होंने ये सारे जहाज बनाया पहले, उसके बाद दूसरे तरीके से उन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर किया, तो बड़ा पैसा लोगों ने यहां पे जंग में बनाया है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान अगर इस जंग के अंदर जाता है तो पाकिस्तान का जो रोजाना का खर्चा होगा, ये कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, मैं आज पढ़ रहा था, उनके मुताबिक हर 2 से 4 दिन में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर चाहिए होगा कम से कम। हर 2 से 4 दिन में 1 अरब डॉलर कम से कम पाकिस्तान को जंग के लिए चाहिए होगा। यह बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर पाकिस्तान एक बड़ी वॉर में इंडिया के साथ चला जाता है तो खर्चा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एयरफोर्स को मैदान में उतारते हैं, फिर आप बड़ी फौज जो है वो आपकी लड़ती है, इसके अलावा आपकी जो बहरिया है उसको भी लड़ाई करनी होती है। तो ये जब 3 फ्रंट खुल जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। फिर आजकल जो है वो मिसाइल्स का दौर है, रेडार्स का दौर है, एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, उनका दौर है। तो ऐसी सूरत हाल में ज्यादा डिफिकल्टी पैदा हो जाती है, जंग बहुत महंगी हो जाती है। आपको हंगामी तौर पे दुनिया से वो साजो सामान लेना पड़ता है जो साजो सामान आपके पास मैसर नहीं होता, या आपको उसी वक्त उसकी जरूरत पड़ती है, आप डिमांड डालते हैं
और उस वक्त कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क अपनी फौज को मना नहीं कर सकता कि ये चीजें हम आपको नहीं दे पा रहे। देखिए ना, यूक्रेन ने इतनी लंबी टक्कर दी है रशिया को, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और रशिया का नुकसान भी हुआ है। उसके पीछे कोई यूक्रेन की फौज तो बहुत बड़ी नहीं थी। वजह यह थी कि पूरी दुनिया ने इतना पैसा भेजा यूक्रेन को, अमेरिका की हुकूमत ने, जो बाइडन की हुकूमत ने इतना पैसा भेजा यूक्रेन को और इतने हथियार दिए गए यूक्रेन को कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। उन हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया उनके फौजियों ने, और फिर रशिया जो करना चाहता था वो उस तरीके से नहीं कर पाया। तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। इमरान खान साहब का जो जेल से स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट आने के बाद एकदम सूरत तब्दील हुई है। यानी भारतीय मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर तरफ पहले जो बात हो रही थी वो पहलगाम के वाकये की हो रही थी कि पहलगाम का वाकया हो गया, पाकिस्तान से बदला लेना, ये चल रहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया में दहशतगर्दी करवा दी, अब इंडिया ने बदला लेना है, ये चल रहा था। अब क्या चल रहा है, जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, हालांकि देखिए इससे पहले आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के दीगर जो अपोजिशन के लोग हैं, बिलावल ने दिया, सबने दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब भी बात पहलगाम की हो रही थी, तब भी बात हो रही थी पाकिस्तान के ऊपर मुमकिना अटैक की। अब बात क्या हो रही है, जब से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया तो डिस्कशन हो रही है आरएसएस की आइडियोलॉजी पर। देखे ना, चीजें शिफ्ट हुई है ना। उस आदमी का कद बहुत बड़ा है, वो ब्रांड है, उससे फायदा उठाया जा सकता है। उसने जेल के अंदर से बैठ के एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था, उसने अपने वकीलों से बातचीत की। वो जो वकीलों से बातचीत हुई वो बाहर आए, उन 5 वकीलों से अलग अलग बातचीत की पार्टी के लोगों ने, और जो चीजें मुश्तरका निकली उनको एक स्टेटमेंट बनाकर उन्होंने डाल दिया कि जनाब ये बातें तो इमरान खान ने डेफिनेटली जेल के अंदर कही है, लिहाजा ये उनका स्टेटमेंट है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें जनाब सारे बोले, फर्क नहीं पड़ा। अब इमरान खान साहब ने जब से बात की है तब से आरएसएस की आइडियोलॉजी डिस्कस हो रही है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये एरिया, खुदा न खास्ता यहां पे एटमी जंग हो सकती है, खतरनाक इलाका है, ये डिस्कस हो रहा है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ये डिस्कस हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ये डिस्कस हो रहा है। इमरान खान का कद जो है पाकिस्तान में मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अंदर मौजूद बाकी सियासतदान, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे सदर हो या कोई भी हो, उनसे बहुत बड़ा है। इमरान खान का स्टेटमेंट जब जेल से भी निकलता है तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी अहमियत है। जब इमरान खान बोलता है तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया समझती है कि जनाब इमरान खान बोला तो पाकिस्तानी बोले, और इमरान खान ने जो बात की ये पाकिस्तानियों की तर्जुमानी है, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कि 25 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। ये जो अल्फाज हैं वो जेल से निकलकर आए हैं और उन्होंने कौम की तर्जुमानी की है। अब इमरान खान साहब का जो भारत मुखालिफ बयान है वो भारतीय मीडिया पे चल रहा है। आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की डिटाई का अंदाजा करें कि इमरान खान साहब का जो भारत मुखालिफ बयान है वो भारतीय मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं चल रहा। पाकिस्तानी मीडिया पे इमरान खान की शक्ल दिखाने, उनकी आवाज सुनाने, इमरान खान साहब की जो है वो तस्वीर दिखाने, उनका नाम लेने पर भी पाबंदी है। जबकि भारत जिसके खिलाफ है वो स्टेटमेंट, उस मुल्क में वो स्टेटमेंट चल रहा है। वजह क्या है, वहां डेमोक्रेसी है, वहां के मीडिया को थोड़ी बहुत इजाजत तो है ना। हालांकि भारत के अंदर भी बड़ी सख्त हुकूमत है और वो बड़ी सख्ती करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी हुकूमत में लोग टिकाकर तनकीद भी करते हैं। यानी सोशल मीडिया पे लोगों ने भारतीय हुकूमत की बैंड बजा दी है कि जनाब आपने अपना इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर, सिक्योरिटी की इतनी बड़ी नाकामी आपने उठाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल दी। पहले आप तो जवाब दें, हम तो तनख्वाह आपको देते हैं, पाकिस्तान को तो नहीं देते। और अगर ये पाकिस्तान की कामयाबी है तो इसका मतलब है पाकिस्तानियों ने अपनी तनख्वाह हलाल की है और आपने अपनी तनख्वाह हराम कर दी। अच्छा, जब यही सवाल हम पाकिस्तान में पूछते हैं ना इंटेलिजेंस एजेंसियों से कि तुम्हारा फेलियर क्यों हुआ, हमारे भी यहां गले पड़ जाते हैं। लेकिन इंडिया में उन्होंने बैंड बजा के रख दिए लोगों ने और टका के बेइज्जती कर रहे हैं। नादरीन, शौकत बसरा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और सारी सिचुएशन को सम अप कर दिया है। बसरा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने भारत को कहा था कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और ये भारत को क्या कह रहे हैं कि आप तहकीकात करवा लें, हम तो माजी में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। तो शौकत बसरा साहब ने सारी सिचुएशन को सम अप किया है कि इमरान खान की हैंडलिंग इस तरह की जारहियत के खिलाफ क्या होती थी और क्या होती है, जबकि मौजूदा कमजोर हुकूमत जो जाली फॉर्म 47 के ऊपर लाकर बिठाई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी जो हिकमत अमली है वो कितनी कमजोर है इन मामलात को लेकर। नादरीन, एक और चीज है वो ये है कि जब बॉर्डर पे इतना ज्यादा तनाव है तो तवज्जो तो सारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बॉर्डर पे होनी चाहिए थी ना।
लेकिन यहां पे 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही है और उसके लिए जो है वो दोबारा से एक बेंच बनवाया गया, आईनी बेंच, कि जनाब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PMLN और पीपल्स पार्टी को दी जाएं ताकि एक और आईनी तरमीम की जाए। 26वीं आईनी तरमीम से इस निजाम का पेट नहीं भरा, पहले ही आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट अपने हर गलत काम के ऊपर पर्दा डालना चाहती है और उसके लिए वो 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। अपने हर गलत काम को, अपने हर कारनामे को आईनी तहफ्फुज़ देना चाह रहे हैं। पहले ही आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, मजीद इसकी कोशिश हो रही है और ये उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग का खतरा है, बॉर्डर के ऊपर तनाव है। इनका सारा फोकस इमरान खान के खिलाफ है और रहेगा। वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत यह समझती है कि इमरान खान उनसे उनका सुनहरी दौर छीन लेगा और वो फिर अपनी ड्यूटी पे आ जाएंगे। चौकीदार को चौकीदार की ड्यूटी करनी पड़ जाएगी। बस ये प्रॉब्लम है कि इमरान खान आएगा तो वो कहेगा चौकीदार दरवाजे के बाहर रहेगा, खबरदार अगर दरवाजे के अंदर तुमने झांका भी तो तुम्हारी ड्यूटी बाहर है, आने जाने वाले की तलाशी लो, तुम्हारी ड्यूटी बाहर है, कोई मेरे घर के अंदर दाखिल ना हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं घर में स्याह करूं सफेद करूं, तुम्हारा इसके अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। तुम्हें जिस काम की तनख्वाह मिलती है तुम वो काम करो। यही डर है इमरान खान से और हर उस आदमी से, खाली इमरान खान नहीं, हर उस आदमी से जो ये सोच अपने दिमाग में लेकर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के आईनी किरदार के अंदर वापस भेजना है। यह नहीं हो सकता कि वो फैसले करें बंद कमरों में और मुसल्लत कर दें कौम के ऊपर कि यह पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। यह नहीं होगा। जो इलेक्शन हार गई पार्टी, जो इलेक्शन हार गए बंदे, उनमें उठा के जनाब वजीर आला बना दिए और वजीर आजम बना दिए मुल्क के, और उसी बुनियाद पे सदर भी लाके मुसल्लत कर दिया एक बीमार आदमी। तो अजीबो गरीब सिचुएशन है। इमरान खान साहब की बहनें दोबारा गई थी अदालत में, वहां पे उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं, कुछ बड़ी तकलीफ दे चीज़ें हैं जो, क्योंकि बार बार सहाफ़ियों ने अलीमा खान साहिबा से ये पूछा और बार बार उनसे ये बात करते रहे कि बताएं आपकी पार्टी की जो क़यादत है या लीडरशिप है या MNAs MPs पार्लियामेंटेरियंस हैं वो क्यों नहीं आते। तो इस पर उन्होंने पहले सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन बिल आखिर फिर वो बाद में उन्होंने खुलकर सारी बात कर दी। उन्होंने कहा, सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपके पार्लियामेंटेरियन से ये नहीं कहेंगी कि वो भी अदालत में आए। सहाफ़ी ने पूछा आएंगे अगर फ्री हुए तो, ये उन्होंने जवाब दिया। मसरूफ ना हुए तो आ जाएंगे। मैं क्या कह सकती हूं, मेरा काम नहीं बनता। सबको पता है कि इमरान खान का केस लग रहा है, फिर वो आते ही नहीं है। इसके बाद जनाब अलीमा खान साहिबा ने कहा फैसल चौधरी के बारे में कि फैसल चौधरी हिट और मिस करते हैं। इमरान खान ने कहा कि हम फॉर्म 47 हुकूमत को नहीं तस्लीम करते, हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन फैसल ये बताना भूल गए। यानी फैसल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट का एक हिस्सा दिया ना, दूसरा दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जनाब जो फॉर्म 47 के ऊपर पाकिस्तान तकसीम हो गया था वो आज नरेंद्र मोदी की धमकियों ने इकट्ठा कर दिया, उन्होंने ये कहा था। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने हकीकत बताई। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। यह बताना फैसल चौधरी साहब भूल गए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की और वो बड़ी तकलीफ दे बात थी। उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे पैगाम भेजा कि बैरिस्टर सलमान सफदर से मैं मिलना चाहता हूं, मुलाकात करवाई जाए, और तुम इस हवाले से ट्वीट कर दो कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और ये बड़े फख्र से बताते हैं कि हमारी मुलाकात होगी इमरान खान से। ये इनके लिए शर्म की और रोने की बात है कि आप चले जाते हो और इमरान खान साहब के जो वकील है जिनसे इमरान खान मिलना चाहते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। अलीमा खान साहिबा ने मजीद भी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी कर्नल साहब के खास हैं, वो गाड़ी में भी जेल के अंदर जा सकते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि उनके बड़े रवाबित हैं, उनको इमरान खान नहीं बुला रहे बल्कि उनको भेजा जा रहा है। वो खुशी खुशी इमरान खान के लिए नहीं जाते, वो इसलिए जाते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन ही अंदर ना जाए। ये जनाब अलीमा खान साहिबा ने कहा। अब इसके बाद एक और नाजरीन जो सिचुएशन है फैसल वाडा साहब के हवाले से है, और ये बड़ी अहम सिचुएशन है। देखें, फैसल वाडा साहब के बारे में मैं अब ये दावा कर सकता हूं कि फैसल वाडा साहब कोई ना कोई वजारत या कोई ना कोई तमगा लेकर छोड़ेंगे। ऐसे अब उन्होंने नहीं रुकना, उनकी ब्रेकें नहीं लगनी, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट दिया है। उनका जो खूबसूरत स्टेटमेंट है उसमें वो फरमा रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की वजह से दुनिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान आए थे अमरीकी कांग्रेसमैन,
वो जब वापस गए हैं तो अब उन्होंने लिखा है एक लेटर डोनाल्ड ट्रंप को। देखें, इससे पहले जो विल्सन से मुलाकात की थी मोहसिन नकवी ने, वो दिन और आज का दिन, जो विल्सन रोजाना की बुनियाद पे इमरान खान की आज़ादी के लिए कोशिश करता है और वो ये समझता है कि पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती हो रही है। इसी तरह आर्मी चीफ ने मुलाकात की जैक ब्रैगमैन से और अब वो भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के हक में आवाज उठा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है और जमहूरियत को दागदार कर रही है। अब अमेरिकी कांग्रेस मेंबरान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये आम बात नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेसमैन लिखते हैं सदर को तो वहां से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आता है। ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप या उनकी हुकूमत इमरान खान साहब के मामले पे कोई मौकिफ लेगी। अगर तो वो ये मौकिफ लेते हैं कि अमेरिका इस मामले में न्यूट्रल है, हम किरदार अदा नहीं करना चाहते, तो भी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अपना एक मामला चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन बैकडोर चैनल पे अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया, खासतौर पे जो बाइडन की हुकूमत में किया गया। अब देखते हैं कि ट्रंप की हुकूमत इस पे क्या करती है। लेकिन लेटर क्या लिखा, अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन और क्रैग स्टंटन, इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक एक तफसीली खत लिखा है। खासतौर पे इस खत में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया उसका खास जिक्र किया गया है और सदर को यह कहा गया है कि आप इन मामलात का नोटिस लें और सियासी जबर में मुलव्वस अफराद पर वीजा पाबंदियों का मुतालबा भी किया गया है। नादरीन, इसके ऊपर मैं मजीद डेवलपमेंट आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया। दुआ है कि आज की रात भी पुरअमन तरीके से गुजरे और जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके दरमियान कोई ऐसी लड़ाई शुरू ना हो जिसका खुमियाजा सबको बाद में भुगतना पड़े। लड़ाई इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त फायदा उठाना चाहता है जो तकसीम पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। इंडिया ये जानता है और बड़ी गहराई से जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान कुछ दूरियां पैदा हुई हैं और उनकी वजह क्या है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत और जानिबदाराना फैसले। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।